हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके एसएसटी के लिए लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद में एसएसटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल एंड फाइनल रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद में आप अपनी लाइफ में कभी भी एसएसटी मत पढ़ना, क्योंकि इसके बाद में आपका पेपर है। और अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसको एसएसटी बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है, तो आप एसएसटी तो लोगे नहीं, कोई और सब्जेक्ट लोगे। तो बस ये जो लास्ट की 30-35 मिनट है, इसमें ध्यान से देख लो, क्योंकि यहीं से आपका पेपर बनेगा। इसी में सारी डेफिनेशन है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार फुल एंड फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसका बाद एसएसटी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का पेपर बहुत ही बेहतरीन पेपर करना है, इसलिए कुछ टिप्स हैं जो कि ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी आएगा, इसमें दो राय नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करी है, ये अपने आप के ऊपर विश्वास रखो कि आपने खूब अच्छे से पढ़ाई करी है, तो पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आएगा। जो आपने पढ़ा है वही आएगा। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो भैया, अब मान लो कि हम पढ़ के तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उसको छोड़ करके आपको नए क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करना है और उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना। किसी भी कंडीशन के अंदर इसे ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना। आप इसमें करोगे क्या? सबसे फर्स्ट ये बात ध्यान रखने की, आपको जो भी क्वेश्चन है उसकी एक तो 1 से 2 लाइनें लिखनी है, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आप उसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है, तो आप उसमें किसी भी एक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, इन सभी का मिलाकर के आप लिख देना, तो हो सकता है कि चांसेस हो कि आपको उसमें मार्क्स मिले। तो कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे, जैसे स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन नहीं आए, तो उससे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया कौन से सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग आंसर्स को इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि जब तक आप है ना पहले शॉर्ट आंसर में लगे रहोगे, एमसीक्यू में लगे रहोगे, फिर आपको दिखोगे कि भाई बहुत सारा पेपर बचा, अभी तो बस इतना ही हुआ। तो इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉन्ग आंसर को सही ढंग से करना है, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। फिर उसके बाद में आप शॉर्ट आंसर को करना, फिर लास्ट के अंदर एमसीक्यू आपको करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि भैया किस में कितने पॉइंट लिखने हैं, मतलब कितना बड़ा आंसर हमें लिखना होगा। भैया सिंपल सा लॉजिक है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें रामायण लिखने की जरूरत नहीं, 2 से 3 पॉइंट इसमें सफिशिएंट है। उसी तरीके से 3 नंबर का है तो उसमें 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट, और 5 मार्क्स का है तो उसमें 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है। इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में एक और आता है कि आपको एग्जाम में, जैसे कि आपको पता है कि भाई ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है या फिर वो प्लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी। और एसएसटी का पेपर जो है वो बड़ा होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिखना जरूरी है। तो इसीलिए स्पेस दे दे करके, एक लाइन का गैप दे करके अच्छे से लिखना बड़ा बड़ा आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ में एक प्रो टिप दे देता हूं मैं प्रो लोगों को, क्योंकि आप लोग नूब तो हो नहीं, ठीक है। तो प्रो टिप ये है कि आपको एसएसटी के अंदर क्या करना है, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना है। अगर आपको मान लो कि 2 पॉइंट आ रहे हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक काम करना, वो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसी को ही अपनी लैंग्वेज के अंदर बना करके थर्ड पॉइंट लिख देना, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे ना तो बड़ा ही अच्छा करने वाले हो। अब हम लोग एक बार इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो टोटल इनकम ऑफ कंट्री क्या होती है कि भाई सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ कंट्री, तो ये आ जाता है। लेकिन अब ये कोई काम की नहीं है, जो काम की है वो है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। अब ये जो पर कैपिटा इनकम है, इसका यूज कहां पे होता है, तो यहां पे वर्ल्ड बैंक इसको यूज में लेता है, जिससे कि वो डेटा कंपेयर करता है डेवलपमेंट कंट्रीज का, कि भाई जैसे कि पर कैपिटा इनकम जो हमारे इंडिया के अंदर है वो है अप्रोक्सीमेटली $915, ठीक है। ये है हमारी इंडिया की, इससे ज्यादा ही रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस की है $1200 से ज्यादा है पर ईयर की। तो अब आपको पता है कि जो टोटल इनकम है ना, वो हमारी कंट्री की ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो है हमारी कम। क्योंकि पर कैपिटा जो इनकम है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ध्यान से देखना है, वो ये है कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय में टोटल पॉपुलेशन, तो आती है यहां पर कैपिटा इनकम। फिर उसके बाद में यहां पर आता है कि जो रिच कंट्रीज होती हैं उनकी जो इनकम होती है वो होती है $12,000 से ज्यादा होती है पर एनम में, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है, वो आती है आईएमआर की, जो कि है इन्फेंट मोरालिटी रेट। एग्जाम के अंदर इसकी सीधा बोलेगा कि डिफाइन आईएमआर, या फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना कि आईएमआर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो ये होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन अ पोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, ठीक है। तो बस आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि आप इसमें जरूर से इंक्लूड करोगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन पोर्शन ऑफ पर 1000 लाइव चिल्ड्रन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है लिटरेसी रेट का।
का। तो अब ये लिटरेसी रेट होती क्या है, आप इसे ध्यान से सुनो। तो लिटरेसी रेट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि भैया कितने लोग हैं एजुकेटेड लोग। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी कि द पोर्शन ऑफ अ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, कि भैया 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कितने लिटरेट हैं, और 7 वाले, ये होते हैं लिटरेसी रेट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस जो रेशियो होता है ये होता है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 to 15। इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें एक तो एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक का, 14 से 15 तक का, टू अटेंडिंग द स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि स्कूल जा रहे हैं डिवाइड बाय में टोटल पॉपुलेशन रहती है जो कि चिल्ड्रंस की है। तो अब इसके बाद आता है बॉडी मास इंडेक्स। तो अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अंदर 2020 में आ गया था, फॉर्मूला बेस्ड आ गया था 1 मार्क के अंदर। तो ध्यान रखना वो ये है कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और नॉट। अब इसका फॉर्मूला ये रहता है, हमारे पास में फॉर्मूला रहता है बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइड बाय में होता है हाइट स्क्वायर इन मीटर। अब इसके बाद में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो वो अंडर नरिश्ड है, और 18.5 से 25 तक है तो वो नॉर्मल, और 25 से ऊपर है तो वो क्या है, वो है ओवरवेट। तो इस तरीके से आप बीएमआई इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे पास में प्राइमरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिकली आपको वो चीजें याद रखनी है जो कि हमें कहां से मिले, नेचुरल रिसोर्सेज से मिले। अब ये क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, डेयरिंग हो सकती है, या फिर मिनरल ओर्स का एक्सट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये आएंगे प्राइमरी सेक्टर में। अब आप मेरे को बताना कि ये जो गार्डनिंग होती है ये किसके अंदर आएगी, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि गार्डनिंग कौन से सेक्टर में आएगी, प्राइमरी में आएगी, सेकेंडरी में आएगी, या टर्शरी में आएगी। देखो गार्डनिंग किसकी होती है, प्लांट्स की होती है। प्लांट कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो अब देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पर की एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको हम लोग किसी और में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो मिल्क होता है, ये नेचुरल अगर मिल्क है तो ये क्या आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम इसको में घी बना करके या क्रीम बना करके इसको सेल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कॉटन से हम लोग बनाते हैं क्लोथ्स, तो ये किस में आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और इसी सेक्टर को भी कहा जाता है यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टर्शरी सेक्टर। अभी जो टर्शरी सेक्टर है इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इन दिस सेक्टर दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स और प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड सर्विसेज। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज होती है, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, एजुकेशन हो गया, ये सब क्या है, ये है सर्विस। तो इसीलिए किस में आती है, ये आती है टर्शरी सेक्टर में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में जीडीपी, जो कि होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, कि एक साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे एक कंट्री में, वो होता है जीडीपी। अब हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, वो है $3 ट्रिलियन की। कितनी है, $3 ट्रिलियन। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि इसमें जीरोस कितने होंगे जब इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री रहती है जीडीपी ऑफ हर एक सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर प्लस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेनली जो इंडिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट जो मतलब कि एक एक्ट है, वो है यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको कि बोलते हैं नरेगा। 2005 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया था मनरेगा में, ठीक है। तो मनरेगा में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इसका काम क्या होता है, एग्जाम में आते तो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कि अंडर नरेगा ऑल दोस हु आर नीड्स टू बी अ वर्क गेट गारंटीड 100 डेज वर्क। यहां पर जिनको भी काम की जरूरत होती है उनको गारंटी से 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। और अगर नहीं मिलता है तो उसको अलाउंस मिलता है, कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो आपको उसका अलाउंस
अलाउंस मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिफरेंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। एक तरफ है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसे ध्यान से सुनना। तो सबसे फर्स्ट क्या रहता है कि इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर सारे रजिस्टर्ड होते हैं, वहीं पर ही जो अनऑर्गेनाइज होते हैं कोई भी गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होते। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि यहाँ पर वर्कर्स हैविंग द जॉब सिक्योरिटी, इनमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, वहीं पर इनमें क्या होता है कि दे डू नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑफिसेज हैविंग अ गुड वर्किंग कंडीशन, कि वहां पर प्रॉपर आपको टाइम से जाना है, प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट है। लेकिन वहीं पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वहां पर क्या होता है कि पीपल्स हैव टू वर्क इन अ वेरी डेंजरस एनवायरमेंट, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक जो सिचुएशन है उनमें भी उनको काम करना पड़ता है। फिर इसका अपने जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि इसमें क्या होता है कि हैविंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग आवर्स, इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट होता है। वहीं पर इसमें क्या होता है कि दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वर्किंग आवर, कि भैया इसमें फिक्स्ड नहीं होता कि आप कितने घंटे काम करोगे। इसमें तो फिक्स्ड होता है कि भैया आप कुछ 6 घंटे कर रहे हैं तो आप उसके बाद में जा सकते हो। लेकिन इसमें जैसे कि कहा जाता है मेनली सेठ जी कहते हैं, तो सेठ जी का मन करेगा तो 8 घंटे करवाएंगे, 10 घंटे करवाएंगे, नहीं तो वो पगार काट लेंगे, ठीक है, ये काम होता है इसमें। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि गेट पेड लीव्स पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज एंड हेल्थ बेनिफिट, और वहीं पे इसमें क्या होता है कि कोई भी पेड लीव्स नहीं मिलती, कोई भी हेल्थ बेनिफिट वगैरह नहीं मिलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और एक और पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या होती है, टाइम से क्रेडिट हो जाती है, इसमें सैलरी क्रेडिट नहीं होती और ना ही इसमें फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा करेंसी। अब करेंसी क्या होती है, तो करेंसी को आप लोग इस तरीके से डिफाइन करते हो, पैसों की बात करी जा रही, तो भैया करेंसी को हम लोग बोलेंगे कि करेंसी इज अ जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग द कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। और इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई इसे रेगुलेट करता है। आरबीआई इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी नोट वगैरह हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही उसे रेगुलेट करता है कि कितने नोट छापने हैं, कितने उसकी वैल्यू रहेगी, सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद में आता है अगला जो कि है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर में, तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है हमारे पास में कि लोन्स जो है यहां पर किससे लिया जाता है, बैंक से लिया जाता है या फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से लिया जाता है। वहीं पर ही जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं इनमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स द लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रिलेटिव्स। और फिर इसके बाद में आता है इसका सेकंड पॉइंट जो कि है हमारे पास में कि आरबीआई रेगुलेट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, की भैया आरबीआई यहां पे रेगुलेट करता है कि इसको कितना लोन मिलने वाला है, क्या यहां पर बैंक सही ढंग से फंक्शनिंग वगैरह करते हैं, यहां पे आरबीआई इनको मॉनिटर करता है। लेकिन वहीं पर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट दे वांट, कि भैया इनका जो मर्जी करता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में कि पीरियोडिकली बैंक हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग एंड टू हुम दे आर लैंडिंग, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। नॉर्मल जो मतलब कि बेसिक जो नॉर्मल छोटे किसान है या फिर छोटी फैक्ट्रीज वाले लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये यहां पर कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। अब यहां पर क्या होता है कि आरबीआई ने सिंपल से रूल्स बना रखे हैं कि अगर वो रीपे नहीं कर पाता है तो आप क्या कर सकते हो कि जिसके भी ऊपर उसने लोन लिया है कोलेटरल को आप उसे रख सकते हो। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कुछ भी कर सकते हैं, गुंडागर्दी करके आपसे पैसा छीन सकते हैं, तो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि आरबीआई सीज द बैंक्स टू नॉट जस्ट गिविंग द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही दे, उसी के साथ में स्मॉल बिजनेसेस को भी दे, एग्रीकल्चर को भी लोन दे। फिर उसके साथ में देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच सुपरवाइजेस देयर एक्टिविटीज, यहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या होता है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि क्या करते हैं, जैसे कि आपकी क्लास है, क्लास के अंदर आप सभी लोग मिलकर के पैसे इकट्ठा करते हो, वो जो पैसे इकट्ठा होता है ना उसी के बेसिस के ऊपर आपको लोन मिलता है। अब ये जो होता है ये किसके लिए होता है, जैसे कि मेनली ये पुअर लोगों के लिए होता है। तो ये पुअर लोगों के लिए ही क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि मेनली कई बार क्या होता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनके पास में कोलेटरल नहीं होता जिसके बेसिस पर उनको लोन मिले, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि एसएचजी हैविंग द 15 to 20 मेंबर हु मीट्स द रेगुलरली एंड पुल देयर सेविंग्स वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ पर्सन। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 लोग एक साथ आते हैं और मिल करके अपने पैसे
को एक जगह के ऊपर सेव करते, मीटिंग वगैरह करते, इस तरीके का एक ग्रुप होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि एक साल के बाद में आफ्टर अ ईयर और टू इट रेगुलरली सेविंग्स इट बिकम एलिजिबल फॉर द लोन फ्रॉम बैंक। उसी के साथ में क्या होता है कि इनकी जो सेविंग है, ये जो ग्रुप है, ये बैंक से लोन के लिए एलिजिबल होता जाता है। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि SHGs हेल्प्स द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, की यहां पर जो उनकी प्रॉब्लम थी ना कि उनके पास में कोलेटरल नहीं था, इसकी हेल्प से वो इससे ओवरकम हो जाते हैं और इसको देखते हुए बैंक उनको लोन दे देता है। फिर उसके बाद में आता है कि डिसीजन रिगार्डिंग द लोन यूज इन टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप लाइक इंटरेस्ट, ड्यूरेशंस, पर्पस एंड अमाउंट वगैरह का सारा जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं, इसके मेंबर लोग आपस में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है MNCs। अब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इसके फुल फॉर्म ये क्या होता है कि भैया ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक कंट्री में ना ऑपरेट करके ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिससे कि इनको क्या होता है, इनकी कॉस्ट कम पड़ती है और इनको टेक्नोलॉजी ज्यादा मिल जाती है और उसी के साथ में ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर पाती है। ये होती है MNCs। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन रहेगी कि MNCs इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्शन इन वन और मोर नेशन। फिर उसके साथ में आता है कि MNCs सेटअप ऑफिसेज, फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन इन द रीजन। किस रीजन के अंदर ये अपने प्रोडक्शन और उनको करती है? वहां पर कि वेयर दे कैन गेट अ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज एट अफोर्डेबल प्राइस, की जहां पर इनको फायदा होता है वहां पर ये अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो अब देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में लेन देन होता है, जैसे कि अब इंडिया है और एक है यूएसए। अब इंडिया और यूएसए के अंदर क्या होगा, एक तो आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, क्या एक्सपोर्ट होते हैं? हैंडमेड, जो हैंड क्राफ्टेड जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए वो एक्सपोर्ट होते हैं। और यूएसए से क्या मेनली इंपोर्ट होता है? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा हम लोग इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट होता है, जैसे कि इंडिया के लोग वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है ग्लोबलाइजेशन। और फिर इसके बाद में आता है वो आता है फैक्टर दैट इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। की ग्लोबलाइजेशन किस वजह से हुआ था? सबसे पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजी की वजह से, कि भैया टेक्नोलॉजी जो है बाहर, जैसे कि इंडिया से ज्यादा अगर डेवलप्ड कोई कंट्री है तो उसके साथ में जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो ग्लोबलाइजेशन से इंडिया को नई टेक्नोलॉजी मिलती है। तो ये किसका फैक्टर था जिस वजह से ये इनेबल हुआ। फिर सेकंड था वो था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि यहां पर क्या था कि पहले फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर बैन था कि बस एसेंशियल को ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे। और ये सब कुछ ट्रेड्स, जैसे कि ट्रेड बैरियर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था कि ट्रेड बैरियर होता था कि उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो ये सब कुछ हटा दिया गया, जिस वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन अब आसान हो गया। अब एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिया एंड G20 का। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, वो ये है कि G20 को कब फाउंड किया गया था? 1999 में। और उसी के साथ में इसमें कितनी कंट्रीज है? 19 कंट्रीज है। तो इनके नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसी के साथ में इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। फिर उसी के साथ में यहां पे क्या होता है कि इसमें लीडर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज मीट्स एनुअली टू डिस्कस द सिग्निफिकेंट इश्यूज टू ग्लोबल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी एंड क्लाइमेट, फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसमें डिस्कशन होता है। अब इंडियंस का क्या रोल था G20 के अंदर? तो जैसे कि G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द मेंबर्स एनुअली, कि भैया क्या होता है कि सभी के बीच में सभी को प्रेसिडेंसी का मौका मिलता है कि भाई G20 का एक बार कोई एक लीडर बनता है एक साल के अंदर। तो अभी 2023 के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया ने G20 को लीड किया गया। तो यहां पर इंडिया G20 लीडर समिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2023। और उसी के साथ में जो G20 समिट था, इसकी स्प्रिट कौन सी थी? इसकी स्प्रिट थी वो थी वासुदेवाय कुटुंबकम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में है यहाँ पर 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया इन G20 की कौन सी प्रायोरिटी के ऊपर बात करी गई थी। तो सबसे फर्स्ट था यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट की और क्लाइमेट फाइनेंस की। फिर सेकंड था वो था वुमेन लेड डेवलपमेंट की। फिर थर्ड था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट था वो था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, जो कि इसमें हुआ था। अब यहाँ पर सिविक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोग कर लिया। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे।
अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जहां से कि एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान और उसी के साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को देखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 में होता है एट द UNCED व्हिच टेक्स प्लेस एट द रायो डी जेनेरियो के अंदर होता है। सिंपल सा एक एजेंडा होता है जो कि साइन किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका एम होता है एम ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड जो है हमारी डिग्रेड क्यों होती जा रही है? तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि ओवर ग्रेजिंग, सेकंड रीजन है ओवर इरिगेशन, थर्ड रीजन है कि माइनिंग साइट्स यूज्ड फॉर द एक्सकवेशन, कि जो माइनिंग साइट्स है उनको एक्सकवेशन के लिए यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, की जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वेस्ट होता है वो भी इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सॉइल आते हैं। तो इनको देखो मैंने अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है तो ये ध्यान से देखना। तो इसके अंदर हम लोग इसको क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि जो एलुवियल सॉइल है इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, मतलब कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे कंसिस्ट ऑफ अ पोटास, लाइम एंड फॉस्फोरिक आपको मिलेगा। और उसी के साथ में किसके लिए यूजफुल होती है, किसकी खेती की जाती है, सुगर केन की, पैडी की, व्हीट की, पल्सेस और क्रॉप्स की यहाँ पे इसमें खेती होती है। और ये कहां पे पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है जो कि पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की खास बात ये है कि रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड द पोटास के अंदर काफी ज्यादा इसके अंदर रिच अमाउंट में होता है। और उसी के साथ में एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर को काफी अच्छे से होल्ड करके रखती है। ये इसकी खास बात है कि एक ऐसी सॉइल है जो कि फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इसके साथ में एक मॉइस्चर को भी होल्ड करके रख सकती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं कि इट डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक इन एरिया ऑफ अ लो रेनफॉल, कि भैया सिंपल से वहां पर होती है एक इग्नस रॉक के अंदर ये होती है जहां पर कि लो रेनफॉल होता है उस एरिया के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। एंड साउदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ डेक्कन प्लेटू पार्ट्स ऑफ मतलब कि कहां पर मिलती है साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अ डेक्कन प्लेटू हो गया और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पे मिलती है जहां पर कि हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे आपको देखने को मिलती है। और बेसिकली मिलते हैं कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। किस तरीके की सॉइल मिलती है? वो मिलती है लेटराइट सॉइल मिलती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एराइट सॉइल। एराइट सॉइल क्या होता है? बेसिकली इट इज अ सैंडी इन अ टेक्सचर एंड सलाइन इन अ नेचर, कि भैया सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर, रेगिस्तान की जमीन ही होती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड द हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है और ये हमें देखने को मिलती है डेजर्ट में जो कि है राजस्थान के अंदर। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आते हैं कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन होती हैं, कि मतलब कि वो खत्म होने वाली, अभी कुछ प्रेजेंट है लेकिन वो इस कगार के ऊपर हैं कि वो खत्म हो सकते हैं अगर हमने उनको कंजर्व नहीं किया तो। अब इसका एग्जांपल है यहां पर वो है ब्लैक बक हो गया, इंडियन वाइल्ड डैश हो गया। ये किसका एग्जांपल है? इंडेंजर्ड स्पीसीज की, कि ये स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, कि अभी ये डेंजर के अंदर हैं। फिर इसके बाद में आते हैं वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज वो होती है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन टू सच ए लेवल दैट लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, कि भैया उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाली है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर है ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ये दो इसके एग्जांपल हैं। देन फिर इसके बाद में आते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज थोड़ा ध्यान याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये क्या ध्यान रखोगे? एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं दैट ओनली फाउंड इन अ सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और द बायोलॉजिकल बैरियर। सिंपल से एक ऐसे एरिया के अंदर मिलती है जहां पे कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा। जैसे कि जो निकोबार पिजन है वो सिर्फ और सिर्फ निकोबार के अंदर मिलेगा, जो मिथुन है वो आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्पीसीज जो कि पर्टिकुलरली एक एरिया के अंदर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक
एंडेमिक स्पीसीज। फिर इसके बाद में आती है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो कि स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, कि वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं कि नॉट फाउंड इन द एरिया दे फाउंड और ऑन एन एंटायर अर्थ, के भैया जहां पर वो मिलती थी वहां पर नहीं है और पूरी धरती के ऊपर भी नहीं है। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि पिंक हेड डक है इसका एक एग्जांपल, की जो कि यहां पर खत्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ फ्लोरा एंड फना, की फ्लोरा एंड फना के क्या क्या कॉजेज हैं। तो इसका कॉज है यहां पर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे फॉरेस्ट वगैरह कम हो रहे हैं, तो जिस वजह से फ्लोरा एंड फना यहां पे इफेक्ट होता है। देन फिर आता है माइनिंग, माइनिंग एक इसका सबसे बड़ा रीजन है। देन फिर इसके बाद में लार्ज स्केल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक इसका सबसे बड़ा रीजन है, कि जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उसी तरीके से जो फ्लोरा और फना है वो भी यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जो रिच है उनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस है और वहीं पर जो पुअर है उनके पास में उतना एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि क्रॉपिंग सीजन क्या क्या है इंडिया के अंदर, ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा और तुम देखते खुश हो जाओगे। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को कब स्वॉन किया जाता है? स्वॉन इन अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसको स्वॉन करते हैं और उसी के साथ में हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो होता है अप्रैल से जून तक का इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। इसके एग्जांपल यहां पर वेट हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड वगैरह, ये सब जो है ये होती है रबी क्रॉप्स। और वहीं पर ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको कहां पर किया जाता है? जब मॉनसून आता है ना, ऑनसेट ऑफ अ मॉनसून जो कि सीजन होगा मई जुलाई के अंदर, इनको क्या किया जाएगा? इनको बोया जाएगा और फिर उसके बाद में हार्वेस्ट इन द सितंबर और अक्टूबर के अंदर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इनके एग्जांपल हो गया यहां पर पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जिनको कि यहां पे क्या किया जाता है, उड़द वगैरह भी यहां पे इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि अगर मान लो कि इन सीजन के बीच में कुछ टाइम रहता है तो इन सीजन के बीच में जो क्रॉप्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं जायद क्रॉप्स। अब जायद क्रॉप्स क्या होती हैं कि रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है जो कि मार्च से जून तक का टाइम होता है। इसमें जैसे कि वाटरमेलन हो गया, फूडर क्रॉप्स होगी जो कि बेसिकली गाय भैंसों के लिए जो होती है ना, मतलब कि उनके चारा, वो हो गया, और उसी के साथ में ककुम्बर वगैरह, ये सब इस सीजन के अंदर बनते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइस। अब राइस से रिलेटेड मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो 4 पॉइंट ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि स्टेपल फ्रॉम द फूड क्रॉप, की ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट नीड द हाई रेनफॉल, इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर का, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का। अब ये मेजरली कहां पर पाया जाता है? WB का मतलब है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में और तमिलनाडु के अंदर। एक बात बताऊं, अगर आपको मान लो कि आ जाए कि राइस कौन से स्टेट के अंदर और आप भूल जाते हो तो आप एक नाम याद रखना, वो याद रखना यूपी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर यूपी आता है। तो हो सकता है कि आपका तुक्का सही हो जाए, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर भूल जाओ तो आपको क्या करना है, यूपी को मार्क करके आ जाना है। देन फिर इसके बाद में आता है वेट। वेट मतलब गेहूं। गेहूं क्या होती है? इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर ये मेन फूड क्रॉप है। आप देखोगे कि यहां पर रोटियां वगैरह ज्यादा बनती, चपाती वगैरह ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू अगर हम साउथ में जाते तो साउथ के अंदर लोग चावल खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद में इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके 2 ग्रोइंग जोन्स हैं, एक तो हो गया गंगा सतलुज वाला और दूसरा है कि ब्लैक सॉइल रीजन है डिक्कन वाला। ब्लैक सॉइल में भी ये काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। देन फिर इसके बाद में इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, मतलब ऊपर वाले नॉर्थ वाले हैं ना जितने भी, वो सब होते हैं यहाँ पे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेज। अब देखिए मेज क्या होता है? ये होता है मक्का, और मक्का को दोनों तरीके से काम में लिया जाता है, एक तो फूड भी होता है और उसी के साथ में फूडर की तरह भी इसको यूज में लेते हैं हम लोग। अब ये कहां पर होता है? इट ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर ये अच्छे तरीके से ग्रो होता है। इसके लिए टेम्परेचर की मतलब की रिक्वायरमेंट होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर यूपी हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटका हो गया। तो देख रहे हो सभी के अंदर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर यूपी आ रहा है।
देन फिर इसके बाद में आती बात है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, के एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। यूज ऑफ अ परमिटिव टूल्स, यहां पर परमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। एंड उसी के साथ में डिपेंडेंट ऑन अ मानसून, मानसून के ऊपर ये फार्मिंग डिपेंड होती है। एंड इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको हम लोग कहते हैं। कि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है कि व्हाट वी कॉल द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपको पता होना चाहिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको हम लोग कहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिनरल्स। अब देखिए मिनरल से रिलेटेड आपको बातें याद रखनी, कितने तरीके के होते हैं इनका क्लासिफिकेशन। एक होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक, एक होता है एनर्जी मिनरल्स। अब देखिए एनर्जी मिनरल सिंपल से जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोल से हमें मिलती है, पेट्रोलियम गैस वगैरह से हमें ये सब एनर्जी मिलती है, जिससे कि बेसिकली हम हमारी जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो किससे मिलती है? एनर्जी मिनरल से। और इसी के साथ में जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि नॉन मेटेलिक होते हैं, माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फेरस, जिनके अंदर की आयरन ओर आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है। और दूसरे होते हैं यहां पर हमारे पास में नॉन फेरस, जिसके अंदर की कॉपर, लेड और टिन आता है। और उसी के साथ में लास्ट में आता है प्रीशियस मेटल, जो कि काफी ज्यादा आपको पता ही है, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सब आते हैं प्रीशियस मेटल में। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास में आयरन ओर। आयरन ओर के अंदर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है इट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन। इसके अंदर 70% तक आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं इसको। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट इज अ इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है विद द लोअर कंटेंट ऑफ आयरन ओर देन द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से कम इसके अंदर आयरन ओर होता है, 50 से 60% तक का इसमें आयरन ओर होता है। देन फिर इसके बाद में इसके मेजर बेल्ट कौन से? एक तो हो गया उड़ीसा झारखंड वाला हो गया, महाराष्ट्र गोवा वाला हो गया, और उसी के साथ में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला जो बेल्ट है ये इसके मेजर बेल्ट है, जहां पर कि आयरन ओर पाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉपर। अब देखिए कॉपर को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं? कॉपर को हम लोग यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हम लोग कॉपर को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉपर एक मैलिएबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको मेनली यूज में लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड द इलेक्ट्रिकल वायर्स। फिर इसके बाद में कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है बालघाट माइंस एमपी में और खेतड़ी में राजस्थान में पाया जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि वाई द कंजर्वेशन ऑफ अ मिनरल्स, कि हमें जो मिनरल्स हैं उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द मिलियंस ऑफ ईयर। सबसे पहला तो रीजन ये है कि इनकी फॉर्मेशन के अंदर ना लाखों करोड़ों साल लगते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि फाइनाइट इन नेचर एंड नॉन रिन्यूएबल, ये है एक फाइनाइट है नेचर के अंदर और ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर उसके बाद में आप देखते रहो और फिर उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बोलेगी कि आप तो हमारे लिए कुछ छोड़ करके ही नहीं गए, तो इसलिए यहां पर एक इसका सबसे बड़ा रीजन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन है वो है कि रेट ऑफ कंजप्शन इज हायर देन द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। मतलब कि सिंपल सा कहने का ये है कि हम जिस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट से फॉर्म नहीं हो रहा, हम इसे ज्यादा जल्दी कंज्यूम करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि दे हैव टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। चौथा रीजन यहां पर यह है कि आपको है ना फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, फ्यूचर जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज की जरूरत होगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास में आते हैं फायरवुड हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब हम आते हैं हमारे कन्वेंशनल में। और वहीं पर ही जो नॉन कन्वेंशनल होता है उसके अंदर आती है विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोथर्मल, और जो है हमारे पास में बायोथर्मल नहीं बायोगैस और जो जियोथर्मल है ये आती है हमारे पास में किसमें? नॉन कन्वेंशनल के अंदर। बेसिकली ये वो एनर्जी है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा हानि नहीं होती है। अब इसके बाद में जो कोल है, कोल क्या है? कोल इज एन द बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। अब ये 4 तरीके के होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कैसा होता है? ये होता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है जिसके अंदर की 80% से भी ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में आता है बिटुमिनस कोल होता है जो कि कमर्शियल यूज में लिया जाता है जिसके अंदर की 60 से 80% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है
लिग्नाइट कोल, जो कि होता है लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, जिसको कि यहां पर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत ही कम कार्बन कंटेंट होता है। फिर इसके बाद में सबसे बैड क्वालिटी आती है, जो क्या आती है यहां पर पीट कोल की, जिसके अंदर के लो कार्बन कंटेंट होता है विद द हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और ये जो है ये स्मोक के साथ में बर्न करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे पास में वेस्ट टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज की। हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं हम इनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूज ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स के जाने की जगह पर आप बस के अंदर ट्रेवल करो, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो बचेंगी। फिर सेकंड आता है हमारे पास में कि स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम में नहीं आ रही है तो उनको बंद कर दीजिए। देन फिर इसके बाद में यूज ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी जगह पर आप नॉन कन्वेंशनल को यूज कीजिए, सोलर को यूज कीजिए, विंड को यूज कीजिए और जो टाइडल एनर्जी है इन सभी को यूज में लेना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपको पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज में लेना है, जिससे कि जो ज्यादा पावर वेस्ट ना हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इन अ छोटा नागपुर रीजन, की छोटा नागपुर जो रीजन है इसके अंदर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों है। तो इसके पीछे के 3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन, और इसके अंदर आयरन बड़ी ही आसानी से बड़ी ही सस्ते में मिल जाता है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ये। देन फिर इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड पॉइंट, जो कि है यहां पर हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अ प्रोमेक्सिटी, और फिर इसी के साथ में आता है चीप लेबर भी यहां पे इसमें अवेलेबल होती है, जिस वजह से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो वाटर पॉल्यूशन है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाई पोर्शन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है कि ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर, कि जो रिवर्स है उनके अंदर जो आप में ना बिना कोई ट्रीटमेंट के सीधा अगर उनके अंदर डाल दोगे तो वो गंदी होती है। तो यही होता है वाटर पॉल्यूशन, जो कि है यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइंग हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गया, ये सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आता है हमारे पास में वो आता है कि मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ अ वाटर, कि आप वाटर को यूज में बहुत ही कम लेने लग जाओ, रिसाइकलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। सेकंड आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। फिर थर्ड आता है कि जनरेटर विद अ साइलेंसर, जैसे कि जो नॉइस पॉल्यूशन है वो कम हो, लोगों को प्रॉब्लम कम हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड द इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग टू द रिवर और अ पॉन्ड, कि जब कभी भी आप कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो कि आप रिवर में कर रहे हो, उससे पहले उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि फिटिंग द स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज, की स्मोक स्टैक्स को फिट किया जाना चाहिए फैक्ट्री से, जिससे कि जो भी हमारी स्मोक है वो रिलीज ना हो और एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक साथ मिल करके क्या करते हैं कि उनके पास में पावर होती है गवर्नमेंट के अंदर, जिससे कि वो रन करते हैं और वहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी में। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास में, एक तो हेडर्स हो गया, फिर उसके बाद में एक्टिव मेंबर हो गया और फॉलोवर हो गया, 3 इसके मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है कि वो होता है कंटेक्स्ट सिलेक्शन बाय कैंडिडेट्स। फिर सेकंड आता है कि पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। अब जैसे कि सिंपल सा बात ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही जितने भी प्रोग्राम्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अब ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर है, जैसे कि वादे जो इलेक्शंस के टाइम पे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में 2 पार्टी है, एक पार्टी है बंटी की, दूसरी पार्टी है चिंटू की। अब ये बोलता है कि मैं रोड, हॉस्पिटल, वाटर बना दूंगा, तो पार्टी बी वाला बोलता है कि मैं एजुकेशन, फोन, बुक वगैरह जो भी है वो करूंगा। तो आप किसको वोट दोगे, ए पार्टी को दोगे या बी पार्टी को दोगे? अब
अब देखो बी पार्टी वाले जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं, आपको फ्री के अंदर मोबाइल फोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्मार्टफोन जो भी आपको चाहिए। चलो एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको मिलेगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो आप किस पार्टी को वोट दोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट बी पार्टी को वोट देंगे, या फिर आप अलग वोटर हो तो बताइए किसको वोट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट जो है वो है कि एवरी कैंडिडेट्स कैन बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल्स फॉर विनिंग एंड नो मेजर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व। तो अब देखो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर अगर ये पार्टीज नहीं होती ना तो क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी आकर के, जैसे कि आज मैं आकर के बोलूंगा कि भाई जो भी मेरे को वोट देगा उसको मैं एक एक थार गिफ्ट करने वाला हूं, तो मेरे को सारे वोट मिल जाएंगे, फिर मैं चाहे इसे कंप्लीट करूं ना करूं, मैं तो इलेक्शन जीत गया। तो इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में आता है कि नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, और किसी की भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पूरे सभी अपने हिसाब से करेंगे कि भाई बोलेंगे मैं क्यों काम करूं, ये कर लेंगे काम, तो इसीलिए कंट्री की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। एंड नो यूनिफॉर्म डिसीजंस आएंगे, क्योंकि कोई बोलेगा कि भाई ये होना चाहिए, दूसरा बोलेगा वो होना चाहिए, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है पार्टी सिस्टम। इसमें हुआ है एक वन पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है कि ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट को चलाती भी है, रूल्स भी बनाती है, जो करना होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी करती है। ये किसमें है? चाइना के अंदर है, और ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होता है। और इसमें क्या होता है कि क्विक डिसीजन होता है, किसी से कुछ पूछने इतनी भाई सीधा ऑर्डर है कि तुम्हें कल से ये करना है, तो इसमें कोई भी डिसीजन वगैरह की बात नहीं है। फिर वहीं पे आता है दूसरा टू पार्टी सिस्टम होता है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है कि यहां पर चांसेस ऑफ विनिंग इन बिटवीन टू पार्टीज में होता है, जैसे कि यूएस के अंदर होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और उसमें रिपब्लिक गवर्नमेंट, दोनों के बीच में इलेक्शन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज होती है। फिर उसका जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहां पर है? वो है इंडिया के अंदर। अब ये कैसे है? ये फेयर चॉइस होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कि हमारे जब इलेक्शन होते हैं बहुत सारी होती है, बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, उसी के साथ में बीएसपी होती है, ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि पावर के लिए, पावर कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट इनमें फॉर्म होती है। एग्जांपल है इसका इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट है। ये आपको अपने हिसाब से एग्जाम के अंदर आ सकता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू, गिव मतलब कि गिव एग्जांपल्स ऑफ इट। तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वो क्यों है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कहां पर उसको फॉलो किया जाता है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ जो नेशनल पार्टीज है, जैसे कि नेशनल पार्टीज के अंदर आता है कि नेशनल पार्टीज को बनने की क्या क्या मतलब आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसका सबसे फर्स्ट ये है कि 6% ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस होने चाहिए, 6% वोट्स, या फिर 6% इन असेंबली इलेक्शंस के अंदर उनके पास में वोट्स होने चाहिए 4 स्टेट में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा के अंदर एटलीस्ट 4 सीटें होनी चाहिए। फिर उसी के साथ में कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी का फॉर्म हुई थी 1980 में फॉर्म हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? भारतीय जना सिंह के द्वारा इसको किया गया था। एनडीए किसको सपोर्ट करती थी? सपोर्ट कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हिंदुइज्म इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि इस पार्टी का एम है कि वो क्या है कि हिंदुत्व है, इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पार्टी का, हिंदुत्व है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की, जो सबसे फर्स्ट पार्टी फॉर्म हुई थी नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर, भी आपने देखा होगा। तो भैया इसी से मेरे को बात याद रहे कि मैप वर्क बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर छोड़ने नहीं है। तो अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कब फाउंड हुई थी? 1885 में फॉर्म हुई थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। ये किसको सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को, और बीजेपी किसको सपोर्ट करती है? हिंदुत्व को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि 2014 के अंदर इन्होंने इलेक्शन हारा था, और अभी तक ये ऑपोजिशन का ही रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसका नेक्स्ट आते कम्युनिस्ट पार्टी, से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास में, वो आएगा कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो चैलेंज आता है वो आता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, कि पार्टीज के बीच में ही डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पर जो होती है पावर की बात होती है, पैसों की बात होती है, उसके बेसिस के ऊपर दूसरे नेता को खरीद लेते हैं, उसको दबा देते हैं, ये सब काम होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डायनेटिक सक्सेशन, जैसे कि यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ओपन दियर प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग, कि भैया यहां पर क्या होता है कि वो आपको एक राइट है, आपको सभी को ये बात जानने का अधिकार है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करे। जैसे कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे कि पुलिस होगी, ये भी क्या है, ये आपकी सपोर्ट के लिए, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको एज ए इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनसे जाकर के मदद ले सकते हो।
लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में इनसे ही डर लगता है, जो हमारे जिसकी रक्षा की बात करी जाती है उसी से हमें डर लगता है। तो इसीलिए ये होता है डायनामिक सक्सेशन। हो जैसे कि आज आपके एमएलए हैं, आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि भाई आप ये जो हमारी स्कीम है ये हमारे इस हमारी सिटी के अंदर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, तो उनको उसका आंसर देना होगा। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं, आपके पास में वो राइट ही नहीं है, मतलब राइट तो है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पावर से आपको दबा देंगे, आपको पिटवा देंगे, मरवा देंगे, जो भी वो काम करते हैं वो उनका होता है। फिर उसका बाद नेक्स्ट आता है कि मनी एंड द मसल पावर आर यूज्ड इन इलेक्शंस, कि भैया मनी और मसल पावर को यूज लिया जाता है इलेक्शंस के दौरान। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पार्टीज डज नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रहती वोटर्स के पास में पॉलिटिकल पार्टीज में, कि भैया एक जैसे पावरफुल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उसके अंदर कोई भी अलग कैंडिडेट नहीं आएगा, वही जो कैंडिडेट चल रहा है वही चलेगा, किसी और को टिकट नहीं देते। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्टेप्स टू टेकन टू रीफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज की। अब ये प्रॉब्लम तो है, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या लिया गया है। सबसे पहला लिया गया है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो अब ये क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग द पार्टी। कि इसमें यह किया गया कि कई बार क्या होता है ना कि कोई जैसे सामने वाली पार्टी उसके पास में कोई उसका जीत गया बंदा, ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई और एमएलए जीत गया, तो अब होता क्या था कि पहले पैसों के दम के ऊपर उसे खरीद लेते थे। लेकिन अब एक लॉ निकाला है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जिसके कारण क्या होता है कि आप वो जो एमएलए जीता हुआ है वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। फिर उसका नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला है कि मनी और जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पर इसमें कम इन्वॉल्व हो, ताकि फेयर इलेक्शंस हो पाए, फेयर वोटर्स के पास में चॉइसेस हो पाए। वरना होता क्या है इलेक्शन के टाइम के ऊपर, आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास में कि जो वो होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर नेता होता है, वो पैसे बांट देते हैं, 5-5 हजार के अंदर वोट खरीदे जाते हैं। रियलिटी है, मैंने भी देखा है कि 5000 का आपको एक लिफाफा दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि आपको इस पार्टी को वोट करना है सुबह, और वोट कर देते हैं। और ऐसे उनके पास में इलेक्शन के टाइम पर 15-20 लिफाफे हो जाते हैं, तो 25-30 हजार रुपए वैसे हो जाते हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहां पर किया गया कि भाई जो मनी है और क्रिमिनल्स हैं इनका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। फिर उसका बाद में आता है कि इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और उसी के साथ में यहां पर कहा गया है कि जितने भी मतलब पार्टीज हैं उनको क्या करना होगा, इनकम टैक्स भी फाइल करना होगा कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, सारा सारा रिटर्न में देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सजेशन दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड, कि आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट सजेशंस वुड यू गिव फॉर टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म। तो आपको उसमें लिखना होगा कि सबसे फर्स्ट आप इसमें लिखेंगे अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक लॉ बनाना चाहिए जिससे कि क्या हो कि इंटरनल जो अफेयर्स हैं उन पार्टीज के वो उनको रेगुलेट किया जा सके। फिर उसके बाद में आता है बी पॉइंट, जिसमें है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स टू द वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ बातें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर, कि भैया डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस। सेकंड रीजन है कि इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उसके बाद में आता है कि अलाउज द रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। और उसी के साथ में डेमोक्रेसी के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी यहाँ पे करेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला आता है अकाउंटेबल। अब यहां पर क्या होता है कि सिटीजंस हैविंग द राइट टू चूज द लीडर एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। कि भैया अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको मान लो कि आपका नेता अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नया नेता कर सकते हो जिसके ऊपर कि आपको विश्वास हो। तो उससे क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग वहां पे डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि वो जो इलेक्टेड लीडर है वो आपने इलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सिटीजंस हैव द राइट्स टू नो वेदर अ डिसीजन वाज टेकन बाय फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। और उसी के साथ में यहाँ पे जितने भी डिसीजन है वो आप जाकर के पूछ सकते हो कि भाई किसके रिगार्डिंग आप ले रहे हो, प्रॉपर नॉर्म्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका आउटकम, वो है रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब कि रिस्पॉन्सिव होती है डेमोक्रेसी। फिर सेकंड आता है कि सिटीजन हैविंग द राइट टू होल्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं होता कि
गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी ला सकती है, आपको राइट है कि आप प्रोटेस्ट वहां पे कर सकते हो कि भाई हमें ये लॉ अच्छा नहीं लगा, आप इसे चेंज करो। जैसे कि आपने देखा होगा अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो इस तरीके के आपको प्रोटेस्ट के भी अधिकार दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि पीपल होल्ड्स द प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज द रिलीज, फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम, और उसी के साथ में गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि भाई ये आपका लॉ गलत है, आप इसे चेंज करो, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है लेजिटिमेट। तो ये क्या होता है कि एज ए इलेक्टेड बाय द सिटीजंस एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। तो भैया यहाँ पर क्या होता है कि आपने उसको इलेक्ट किया है, तो जो सिटीजंस हैं उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा नेता अच्छा है, हमारी हेल्प करेगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इज हायर देन द डेमोक्रेसी। भैया डेमोक्रेसी में जो ग्रोथ होती है ना वो कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप डिसीजन बनाओगे, फिर उसके बाद में ऑपोजिशन पार्टी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो इस वजह से क्या होता है डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। तो वहां पर जो होना चाहिए था 4 साल पहले वो 5 साल तक वहां पे अटका रहता है। तो ये यहां पर इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसी के साथ में डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि भाई राजा ने बोल दिया ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर लाइक पॉपुलेशन साइज एंड ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी। तो अब इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट की बात नहीं करी जाती, वो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप में बात करी जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं कि बट इट कैन कंपीट विद द डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये उसको आसानी से बीट कर सकते। सो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आ सकता है 5 मार्क्स में, तो इसलिए इसे ध्यान रखना वो ये है कि यहाँ पर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट रहेगा कि वुमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स। आपको पता होगा कि जैसे कि पहले वुमेन्स को राइट्स नहीं थे, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता, तो इसीलिए उनको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिस वजह से जो भी आज लड़कियां दिख रही है आप उन्हीं की बदौलत यहाँ पे पढ़ पा रहे हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डोमिनेटेड एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द वुमेन शुड गेट ट्रीटमेंट। और उसी के साथ में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड में डोमिनेंट हुआ है, जिस वजह से क्या हुआ है कि वुमेन्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको भी कहा गया कि भाई तुम्हारा भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक अच्छा इलाज, उनको भी वो अधिकार है, वो भी इंसान है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट आता है कि वुमेन्स कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेड लीगली एंड नॉर्मली। अब यहाँ पर क्या होता है कि वुमेन्स को भी एक राइट दे दिया गया है कि भाई क्या लीगली वो एक्सेप्ट करना चाहती है, किस वजह के ऊपर इक्वली यहाँ पर राइट उनको दिया गया है। फिर उसी के साथ में इसका सेकंड पॉइंट आता है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब यहाँ पर ये डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर किसकी बात करी जा रही है, जैसे कि SC ST हो गया और उसी के साथ में यहाँ पर OBC हो गया। तो ये सब जो कास्ट हैं इनको भी इक्वली स्टेटस मिल सके, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये होता है इसमें। तो आप इसके अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड OBC, तो आप उसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडिया के अंदर खास करके जो जातिवाद जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम ब्राह्मण हैं, ऐसे हम जाट हैं, तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है, एक लॉ बनाया गया है जिससे कि सभी को इक्वल स्टेटस मिले और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि स्टिल देयर आर द इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड आर्बिट्रीज, की भैया अभी भी ऐसा है कि इनइक्वालिटीज हैं, ये तो हमेशा रहेगा। 100% हम कभी भी किसी चीज को नहीं कर सकते, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट रिकॉग्निशन दैट्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यूड द डेमोक्रेटिक राइट। और उसी के साथ में क्या होता है कि इसके जो रिकॉग्निशन से हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी उसके राइट्स की वैल्यू को पता लगेगा। अब आप लोग थक गए होंगे, भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा चिल करो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो,